हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो माय डियर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भारतीय संविधान का एक नया भाग 4। भाग 4। प्यारे भाई, प्यारे बच्चे, भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। आगे हम बात करेंगे आपसे भाग 4। और भाग 4 पे बात करें तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। क्या बोलेंगे इसको? डीपीएसपी, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं डीपीएसपी। और फुल फॉर्म अगर इसका किया जाए तो बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये भाग 4 है। क्या भाग 4 में है? क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब ये भाग संविधान में जोड़ा गया तो एक कल्पना की गई। तो कई बार क्वेश्चन यहां पूछता है आपसे, क्या पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में इंक्लूड करने का, शामिल करने का उद्देश्य क्या है माय डियर? तो इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो एक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर रहा है। कौन? डीपीएसपी। कौन? डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर रहा है। कैसा राज्य? कल्याणकारी राज्य। अब कल्याणकारी जो राज्य है वो किसके कल्याण की बात कर रहा है भाई? किसके कल्याण की बात कर रहा है? तो अपने नागरिकों के कल्याण की बात कर रहा है। किस तरह का कल्याण? किस तरह का कल्याण? तो कई तरह की जो समस्याएं हैं, जैसे गरीबी है, भुखमरी है, अब लोग बीमार हैं, आप अस्पतालों में चले जाइए तो पूरी लाइन लगी हुई है। और इस देश में 40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते, और बेरोजगारी भी बड़ी भयंकर बढ़ती चली जा रही है। तो अब राज्य से भाग 4 में राज्य से एक कल्पना की गई है, राज्य से कहा गया है कि भाई आप जो है देश की हालत, देश के नागरिकों की हालत को सुधारने के लिए, कैसा? खास तौर से जब सुधारने की बात आए तो दो क्षेत्र की बात करते। कहां? सामाजिक, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक दो पहलुओं पर अगर हम डीपीएसपी में बात करें कि डीपीएसपी में किस तरह के कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, तो खास तौर से दो प्लेटफॉर्म पर सुधार करने की बात कही गई है डीपीएसपी में। क्या? एक तो सामाजिक। अब सामाजिक किस तरह का भेदभाव है? आप देख रहे हैं कि सामाजिक में यहां पर तमाम तरह का जातीय स्तर पर भेदभाव पहले से ही मौजूद रहा है, और उसी जाति भेदभाव के चलते यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, यानी कि जीवन स्तर इतना नीचे लगातार धीरे 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 चला गया कि अब संविधान में यह बात शामिल करना पड़ रहा है कि दरअसल हमारे जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास दो प्लेटफॉर्म पर किया जाना आवश्यक है। क्या? एक तो सामाजिक और दूसरा आर्थिक। अब देखिए ना आप, सामाजिक स्तर पर भी जबरदस्त भेदभाव हमारे देश के अंदर मौजूद है, तो वहां भी सुधार करने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बात और कही थी कि केवल संविधान के दम पर ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान बहुत बेहतर हो, लेकिन उसको चलाने वाली शक्तियों की नीयत अगर बेहतर नहीं है तो किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं है। और यदि चलाने वाली शक्तियों के मन मस्तिष्क में अच्छी भावनाएं हैं तो निश्चित रूप से खराब संविधान को भी अच्छा बनाया जा सकता है। इसीलिए जब हम बात भाग 4 की करेंगे तो यहां पे 2-3 तरह का फैक्ट बनेगा। नंबर 1 कि भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी उसको शॉर्टकट में बोलेंगे डीपीएसपी। क्या बोलेंगे? डीपीएसपी। और अगर इसमें आर्टिकल की बात करें तो कुल कितने आर्टिकल हैं? तो माय डियर इसमें कुल 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल हैं। कितना? 36 से लेकर के 51 तक जितना आर्टिकल बनेगा वो सब डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा। तीसरी बात कि किस तरह के राज्य की कल्पना की गई है, तो एक कल्याणकारी, बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि डीपीएसपी किस तरह के राज्य की कल्पना करता है, तो एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है। किस क्षेत्र में कल्याणकारी होने की बात कही जा रही है? तो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर। कैसा माय डियर?
सामाजिक सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, दो क्षेत्रों में। तो आइए देखते हैं हम लोग कि यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हाँ, एक बात और यहां जानना जरूरी है कि जब हम आपको भाग 3 बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो वाद योग्य है, यानी फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह की समस्या पैदा होती है माय डियर, तो निश्चित रूप से अदालत जा करके उसका निराकरण हम करवा सकते हैं। और ये पावर दी गई है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में क्या कि आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत आप सीधा हाई कोर्ट जा करके यदि आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान हो रहा है माय डियर तो आप अदालत जा सकते हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स भाग 3 वाद योग्य है। लेकिन अगर हम भाग 4 की बात करें तो एक प्यारा फैक्ट यहां पे और मौजूद है कि ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है माय डियर, ध्यान दीजिए। फंडामेंटल राइट्स तो वाद योग्य था, लेकिन अगर डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी हमारा वाद योग्य नहीं है। यानी हम राज्य की मर्जी के ऊपर यह डिपेंड करता है कि राज्य जो कल्याणकारी बात कही गई है उस पर कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। समझ बात को। यानी आप यदि भाग 4 में किसी भी तरह के किसी भी मसले पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि देखिए भाग 4 में यह बात कही गई है लेकिन राज्य जो है इसको पूरा नहीं कर रहा है, तो अदालत भैया तुरंत आपको जो है बाहर का दरवाजा दिखा देगी कि देखिए वो वाद योग्य नहीं है। समझ रहे आप बात को। तो इस ये वाद योग्य का मतलब हो गया। अब आइए थोड़ा से हम इस पे फैक्चुअल थोड़ी बात आपसे करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे और शॉर्टकट में बोलेंगे इसको डीपीएसपी। क्या बोलेंगे माय डियर? डीपीएसपी बोलेंगे, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हिंदी में क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग किस भाग में है ये? तो भाग 4 में है। देखिए यहीं पे 2-3 फैक्ट आपके लिए बन गए। तो ये भाग 4 में है। अनुच्छेद इसमें कितने हैं? तो अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक, यानी 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 कुल मिलाकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक माय डियर, इसमें कुल आर्टिकल बनेंगे। फिर इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, पहला तथ्य क्या है माय डियर? कि ये वाद योग्य नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। समझ रहे? ये राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य जो है अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कदम उठाएगा कि नहीं उठाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करें कि डीपीएसपी लिया कहां से गया है माय डियर? तो ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमारा डीपीएसपी लिया गया है। डीपीएसपी लिया गया है। अब अगर थोड़ी एक कदम आगे बढ़ के बात करें कि आयरलैंड ने कहां से लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। इसको कहां से लिया था? स्पेन के संविधान से आयरलैंड के संविधान में आया और आयरलैंड से ये भारत के संविधान में चला आया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे तीसरा पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। क्या कहा है? भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने इसको कहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे अगला पॉइंट? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का समावेश है। तो थोड़ी हिंदी लिटरेचर में होती है, तो हम लोगों का काम होता है, टीचर का काम होता है कि आपको सरल भाषा में उसको समझाए। ठीक है, तो यहां पर जो चौथी बात कही जा रही है वो क्या कही जा रही है कि राज्य को क्या बताया गया है भाग 4 में? इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य बनाना। कैसा राज्य? कल्याणकारी राज्य बनाना। किस आधार पर? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज, समुदाय, जातियों को, वर्गों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से इस देश में पिछड़े हुए हैं उनको आगे ले आना, यही राज्य का कर्तव्य है। समझ बात को। अब राज्य क्या होता है वो हमने आपको भाग 3 अनुच्छेद 12 में बताया था। यहां भी अनुच्छेद 36 में आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 36 है उसमें भी राज्य की परिभाषा है, तो इसमें भी वही परिभाषा है राज्य की जो अनुच्छेद 12 में है। तो राज्य को समझना है
तो आप अनुच्छेद 12 यानी भाग 3 जो हमने पीछे आपको पढ़ाया है वो वाली वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, आपको राज्य की परिभाषा समझ में आ जाएगी। समझ रहे बात को? आगे देखिए, तो आगे क्या कह रहा है, पांचवा फैक्ट क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। माय डियर, कैसा प्रजातंत्र, कैसा लोकतंत्र, कैसी डेमोक्रेसी? तो सामाजिक यानी सोशल और आर्थिक यानी इकोनॉमिकल यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। फिलहाल अभी तक तो यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? आगे देखिए क्या होता है। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से भारतीय नागरिकों को सक्षम बनाने का उद्देश्य लेकर के आया है भारतीय संविधान का भाग 4, जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है माय डियर? तो अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में है। यानी राज्य का मतलब केवल ये राज्य नहीं है, राज्य का मतलब केवल भारत नहीं होता है, वो तमाम संस्थाएं जो अपना विधि बना सकती हैं, है ना, और किसी तरह का दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप पीछे जाइए, तो मैं राज्य की परिभाषा पर यहाँ दोहराव नहीं चाहता हूं। आप भाग 3 में जाइए, वहां हमने अनुच्छेद 12 में आपको जो है राज्य की परिभाषा समझाया है। तो राज्य का वही मतलब होगा जो 12 में कहा गया है, वही मतलब 36 के लिए भी होगा। समझ रहे बात को? आगे देखिए, अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू यानी इंफोर्स्ड नहीं कराया जा सकता है। 37 में क्या कहा गया है कि इसको किसी अदालत के द्वारा जबरदस्ती या भाग 4 में जितनी भी बातें कही गई हैं 36 से लेकर के 51 तक, समझ रहे बात को? तो भाग 4 में जितने भी आर्टिकल हैं और जितनी बातें कही गई हैं कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, अगर राज्य इसको बाय द वे कुछ भी काम ना करे तब भी आप इसको अदालत द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं। जबकि वही अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 12 और 226 के तहत। ठीक है, लेकिन यहां पर भाग 4 में जितनी बातें कही गई हैं इसको लेकर हम किसी अदालत की शरण में नहीं जा सकते हैं माय डियर। तो ध्यान दीजिए, फिर आगे क्या कह रहा है, 8वां पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, क्या है? एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार, सही बात कह रहा है, बैंक की सुविधा अनुसार जो है वो क्या होता है? बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। समझ रहे बात को? ये किसने कहा ये बात? ये एक स्टेटमेंट है, ये केटी शाह ने कहा है। किसने कहा है माय डियर? तो केटी शाह ने कहा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट यानी कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करता है। तो ये बात कही थी केटी शाह ने। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है माय डियर? 38 में क्या कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करेगा। तो इसमें 38 में वही बात कही गई है कि राज्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समझ रहे? बराबरी नहीं, न्याय सुनिश्चित करेगा। ये बात 38 में कही गई है। आगे देखिए माय डियर, आगे क्या कह रहा है कि राज्य आय, अवसरों और सुविधाओं की असमानता को व्यक्तियों और समूह के बीच समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये बात कब जोड़ी गई? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई। क्या? कि राज्य आय माने जो इनकम होती है, अवसर जो मिलता है यानी किसी भी तरह का राज्य जो है वैकेंसी वगैरह या कोई भी अवसर देता है और सुविधाएं देता है, तो उसकी जो असमानता है, गैर बराबरी है,
वो व्यक्तियों और समूह के बीच में जो गैर बराबरी है, जो अवसर नहीं मिल पा रहा है, जो असमानता है आर्थिक या सामाजिक रूप से, राज्य क्या करेगा, उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं माय डियर। अब देखिए यहां पर अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है माय डियर, 39 में हम 39 क में देखेंगे क्या कह रहा है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। किस आर्टिकल में कहा गया है, तो यह है 39 39 क में क्या कह रहा है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने प्रत्येक नागरिक को, यानी जिसको काम की जरूरत है, जिसको चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को काम के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, यानी रोजगार देने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये बात 39 क में कही गई है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, 39 ख में क्या कह रहा है कि राज्य देश के भौतिक साधनों क्या, जल जंगल जमीन पहाड़ नदी झील झरना माइनिंग कोयला गैस तेल, ये सब क्या है, ये किसी आदमी ने थोड़ी बनाया है, ये नेचर ने बनाया है। तो इसी को भौतिक संसाधन बोलते हैं माय डियर, भौतिक संसाधन बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। और नेचुरल रिसोर्सेस पर जनता का अधिकार होता है, समझ रहे हैं आप। तो 39 ख में क्या कहा गया है, 39 ख में कहा गया है कि राज्य देश के भौतिक साधनों और स्वामित्व और नियंत्रण, भौतिक साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। मुझे तो कभी कभी बहुत हंसी आती है कि बात तो बहुत शानदार कही गई है भारतीय संविधान में, लेकिन राज्य कितना अप्लाई करता है इसको, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस है, जल जंगल जमीन पहाड़ नदी झील झरना है ना, और उसके अलावा जमीनें हैं जो हमारे लिए अन्न उत्पादन करती हैं, कोयला है तेल है गैस है, तो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है माय डियर, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो कह रहा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था पैदा करेगा कि ये नेचुरल रिसोर्सेस किसी एक आदमी के हाथ में ना जाने पाए। पता लगा कि जंगल का जंगल कटवा देंगे, नदियों को पूरी तरह से आप पोल्यूटेड कर देंगे, आप पहाड़ों को कह रहे हैं कि नहीं इतने ऊंचाई के पहाड़ जो है वो पहाड़ नहीं माने जाएंगे, आप पहाड़ों को बर्बाद कर देंगे, आप जंगल को काट देंगे। तो ऐसा नहीं है, इसमें हमारा भारतीय संविधान इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल है इसमें, तो कहा गया है, सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि आप इन नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि इनके लिए जो स्वामित्व होगा यानी मालिकाना और उस पर नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी एक आदमी के हाथ में ये ताकत ना जाने पाए। यानी यहाँ का जल जंगल जमीन पहाड़ नदी कोयला झील झरना वो सब यहाँ के लोगों का है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये किसी एक पूंजीपति का नहीं है। समझ रहे बात को। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 39 का ख कह रहा है, 39 ख क्या कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेस पर मालिकाना और कंट्रोल कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि एक आदमी बहुत अरबपति न बनने पाए और 90-100 करोड़ लोग बर्बाद न होने पाए। यानी उन नेचुरल रिसोर्सेस का फायदा सभी नागरिकों को बराबर रूप से मिलना चाहिए और वो किसी एक व्यक्ति को उसका मालिकाना नहीं मिलना चाहिए। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। ये 39 का घ कह रहा है। क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी और उत्पादन के साधन, उत्पादन के जो भी साधन है, भाई फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है, खेतों में उत्पादन होता है, दो जगह प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होता है, कहां, फैक्ट्रियों में और कहां होता है, खेतों में होता है। तो क्या कह रहा है हमारा ये 39 का ग कह रहा है कि जो भी उत्पादन के साधन है वो किसी एक हाथों में निजी हाथों में ना चला जाए, उसका केंद्रीकरण मत कर दीजिए, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ना दे दीजिए, नहीं तो
पूरा का पूरा ताना बाना क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसी को 39 में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को, यानी जो नागरिक है, जो जनता है, उनके हित को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आगे देखिए माय डियर, फोर्थ पॉइंट यानी 39 का घ, ये क्या कह रहा है कि राज्य, देखिए सारे डायरेक्शन जो है वो राज्य को दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। अगर एक ही तरह का काम, मान लीजिए आप कि कुर्सी बनाने का काम महिला भी कर रही है और पुरुष भी कर रहा है, तो दोनों का वेतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी एक ही तरह का काम करने वाला, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के वेतन में असमानता नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये बात कहां कही गई है, 39 घ में कही गई है माय डियर। आगे देखिए आप, तो प्यारे भाई 39 घ में कहा गया है, किस में कहा गया है, 39 घ में कहा गया है। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही, फिर हम आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सैल्यूट।